ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा, समझ लिया होगा। और हालांकि काफ़ी बेसिक सा पार्ट था। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत इन डेप्थ एनालिसिस या इन डेप्थ सीखने वाला पार्ट आज करने वाले हैं, जिस पार्ट में हम सीखने वाले सबसे पहले अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट। ठीक है, इन केस ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ? आंसर इज नो। अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि हमारे पास इनपुट किस किस तरह के होते हैं। सर्विस के भी इनपुट होते हैं, गुड्स के भी इनपुट होते हैं, गुड्स के अंदर नॉर्मल गुड्स के भी इनपुट होते हैं और कैपिटल गुड्स के भी इनपुट होते हैं। तो फिलहाल हम जो आज बात करने जा रहे हैं, फिलहाल वो बात करने वाले हैं इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, दोनों की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले बात करते हैं। यहाँ पे देखो किस तरह से डिवाइड होता है। ये मॉड्यूल में जो T1, T2, T3 ये सब दिया है, ये सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको इनका मतलब समझना है कि ये किस तरह से फिगर्स निकल के आ रहे हैं। तो गौर फरमाइए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल इनपुट लेना है। किसका? आपके इनपुट का और इनपुट सर्विस का, दोनों का इनपुट लेना है। फ़र्ज़ करो, सपोज़ करो कि वो होता है 100 रुपया। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेना है 100 रुपये का। उसके बाद आपको क्या करना है, तो टोटल आपके परचेज़ किया उसका इनपुट आया 100 रुपया। अब आपको इसमें से देखना है कि उसके अंदर से क्या चीज़ ऐसा है जो यूज़ हुआ एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। हो सकता है ये 8-10 गुड्स का आपका, या 8-10 गुड्स और सर्विसेज का 100 रुपया इनपुट टैक्स निकल के आया। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो क्या थी, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस परचेज के लिए, नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए लिया था। तो अगर नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए लिया था तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा उसका। सपोज़ करो वो कितना है, 5 रुपये है, तो आप हटा दो उसको, आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, कुछ चीज़ें ऐसा होगा जो एक्सक्लूसिवली यूज हुआ होगा एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए। ये मैं एक्सक्लूसिव वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार कि सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ हुआ था या सिर्फ नॉन टैक्सेबल के लिए यूज़ हुआ था। तो अगर सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ हुआ था तो उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको भी हटा दो। सपोज 10 रुपये थे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या कोई क्रेडिट ऐसा है उस 100 रुपये के अंदर जो ब्लॉक्ड है? अच्छा, ये जो ब्लॉक क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग अगले लेक्चर में सीखने वाले हैं। ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है? कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे डिपार्टमेंट ने, यानी कि लॉ मेकर्स ने साफ साफ कह दिया कि इनको चीज़ों का क्रेडिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट जाते हो, खाना खाते हो, वो आपने खाना भले ही बिजनेस के लिए खाया, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता है। ऐसी लिस्ट है बहुत सारी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है, वो आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। तो अब वो अब तक अपने सीखी नहीं है। फिलहाल समझ लो कि जो ब्लॉक क्रेडिट था ना, वो 5 रुपये का था, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना आईटीसी अब बच गया, 100 रुपये में से कितना चले गया, 20 रुपये। तो कितने बच गए, 80 रुपये। तो 80 रुपये का क्या करोगे, ये 80 रुपये आप एक बार के लिए क्रेडिट कर दोगे, किस में? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अच्छा, अब जिसको नहीं पता बता दूं, हमारे पास जीएसटी वेबसाइट पे 3 लेजर्स चलते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। जब हम सेल करते हैं, आउटपुट टैक्स होता है वो इसमें चले जाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो आप पेमेंट करते हो टैक्स का, वो हमेशा इस कैश में पे करके फिर यहाँ से पेमेंट करते हो। एक है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये कौन सा लेजर है, जो आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम करोगे ना, वो इसमें डालते हो। तो क्या किया, जैसे 100 रुपये का सर्विस या गुड्स लिया, आपने फिल्ट्रेशन कर दिया, पहले ही छांट दिया। 5 नॉन टैक्सेबल हटा, 10 एग्जेम्प्ट सप्लाई हटा, 5 ब्लॉक क्रेडिट वटा, कितना बच गया, 80 रुपये। तो ये 80 रुपये आप एक बार तो क्या करो, इसमें क्रेडिट कर दो कि हाँ आपको आईटीसी मिल गया। ऐसा मान लो अभी तक मिल रहा है पूरा 80 का, क्या नहीं, एक बार क्रेडिट कर दो कि 80 का मिलेगा। अब आपको जो भी हिसाब करना है ना, 80 में से करना है, 80 में से। अब आपको ये 80 में क्या करना है, वापस 2 पार्ट करना है। क्रेडिट यानी कि वही आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट या इनपुट सर्विस यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन टैक्सेबल सप्लाईज एंड रिलेटेड सप्लाईज। तो आपने, अब आपको 80 में से क्या चेक करना है, एक्सक्लूसिवली आपने कौन सा टैक्सेबल के लिए या फिर एक्सपोर्ट वाले के लिए यूज़ किया, इसका नाम क्या था, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज़ किया। तो वो दोनों तो देखो, ये बहुत सिंपल फंडा है।
आपको आईटीसी ऐसे याद रखना है कि आपको आईटीसी मिलता है सिर्फ उन चीज़ों पे जो बेदागी हैं, दामन पे दाग वाले नहीं है। आपने एग्जाम के लिए यूज़ किया, दामन पे दाग लग गया। आपने पर्सनल के लिए यूज़ किया, दामन पे दाग लग गया। आपने नॉन बिजनेस के लिए यूज़ किया, दामन पे दाग लग गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 80 में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो प्योर एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया गया है। सपोज करो वो 30 है, तो 80 में से 30 का तो क्रेडिट कंफर्म मिलेगा। याद रहे, अपन ने पूरा 80 एक बार क्रेडिट लेजर में तो डाल दिया है, लेकिन उसमें से पता है कि 30 तो पक्का क्रेडिट मिलेगा। कितना बच गया, 50। इस 50 को मैं कहता हूँ बैलेंसिंग। 80 में से 30 गया तो 50 बचा। ये 50 को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये कॉमन क्रेडिट है। मतलब ये कौन सा क्रेडिट है, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जो टैक्सेबल के लिए हो, कुछ एग्जाम्प्ट के लिए हो, कुछ पर्सनल के लिए हो, कुछ नॉन टैक्सेबल के लिए हो, सभी इसमें इंक्लूडेड है। अब देखो, जो एक्सक्लूसिव था तो अलग कर दिया, अलग कर दिया, लेकिन जो मिक्सअप में यूज़ हुआ उसको अलग कैसे करूँ, तो डिपार्टमेंट ने या लॉ मेकर्स ने यहाँ से आपको क्लैरिफाई कर दिया कि आपको आगे कैसे लेके जाना है। देखो 30 में कोई डाउट नहीं है, ये तो पूरा मिल जाएगा। ये 50 का आपको हिसाब किताब देखना पड़ेगा। यहीं पे सारा खेल है, यहीं पे समझाते हैं। ध्यान से देखो, पहला वो बोलता है D1 निकालो। D1 म्हणजे काय, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज। भाई एग्जेम्प्ट सप्लाई का क्रेडिट कितना है वो निकालो और उसको हटा दो, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई का जो क्रेडिट है तो मिलता ही नहीं है वैसे भी। अब सिर्फ हम निकाले कैसे उसको, क्योंकि एक्सक्लूसिव तो है नहीं, मिक्सचर में यूज़ हो रहा है। तो डिपार्टमेंट दे दिया आपको एक फॉर्मूला क्या दे दिया, E/F इंटू C2। C2 मतलब क्या है, कॉमन क्रेडिट। मैं कभी भी C2 नहीं यूज़ करता, भूल जाते हैं, बेटर है यू शुड ऑलवेज राइट इट एज E/F इंटू कॉमन क्रेडिट। अब E मतलब क्या है, E मतलब है वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड मतलब कि हम लोग रिटर्न्स तो मंथली भरते हैं, फिलहाल मंथ की बात हो रही है, यानी कि हर महीने हजामत करनी पड़ेगी है। तो एग्जाम्प्ट सप्लाई कितना है वो ले लो, डिवाइड कर लो किससे, F बोले तो टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। उसी मंथ में, सपोज मैं अप्रैल मंथ की बात कर रहा हूँ, तो अप्रैल मंथ का ही एग्जाम्प्ट सप्लाईज कितना हुआ और अप्रैल मंथ का ही टैक्सेबल सप्लाई कितना हुआ, वो ले लो। यानी कि अपने आप ही प्रोपोर्शनल रेशियो में बढ़ जाएगा। बांटना किसको है, उस 50 रुपये को। तो कहने से यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो भी E/F होगा इंटू क्या कर दूंगा 50, बिकॉज 50 ही क्या था मेरा कॉमन क्रेडिट। ओके, उसके बाद क्या है, इफ नो टर्नओवर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड और वैल्यूज नॉट अवेलेबल, वैल्यूज ऑफ लास्ट पीरियड में बी यूज्ड। अरे बॉस, कभी कभी क्या होता है, हम लोग अप्रैल मंथ का हिसाब कर रहे हैं और अप्रैल मंथ में सिर्फ परचेज है, सेल है ही नहीं, तो क्या हिसाब करूंगे नहीं, छोड़ दूंगा? नहीं, डिपार्टमेंट ने क्या बोला, पिछला कौन सा पीरियड का हिसाब अवेलेबल है और वहाँ का E/F ले लो, मतलब उस मंथ का E और उस मंथ का F ले लो और इंटू कर दो इस मंथ का कॉमन क्रेडिट। ठीक है, तो सपोज करो E/F, अब अपने को अपन सम तो फिलहाल तो सम नहीं कर रहे हैं, सम बाद में सॉल्व करेंगे, एक बार इसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे। तो ये E/F का सपोज करो आंसर आता है निकल के 6 रुपया, सपोज करो। तो कह रहे हैं 50 में 6 तो हमने छाट दिया वापस एग्जाम्प्ट के लिए। उसके बाद क्या बोला लॉ मेकर्स ने, उन्होंने बोला कि जो आपका कॉमन क्रेडिट है ना, उसका 5% अलग कर दो पर्सनल के नाम पे। अब ये 5% का कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली पर्सनल के था वो तो ऊपर ही अलग कर दिया था आपने, ये तो मिक्सअप पे है। अब ये मिक्सअप का ब्रेकअप निकालना मुश्किल है। जैसे मैंने कहा था लैपटॉप आधे आधे में यूज़ किया, अब कैसे हिसाब करोगे कि वो लैपटॉप में कितना घंटा गेम खेला और पूरे महीने कितने दिन लैपटॉप घर पर लेके गया, पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोला डिपार्टमेंट ने या लॉ मेकर्स ने, बोला 5% कॉमन क्रेडिट का 5% आप हटा दो, हम मान लेंगे उतना ही पर्सनल था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या बन के आएगा, यहाँ पे आएगा 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट, मतलब विच इज 50। 5% ऑफ 50 म्हणजे कितना, कहने से 2.5, बराबर 2.5 हटा दो। उसके बाद क्या बचेगा मेरा, कॉमन क्रेडिट। आई शुड रेदर से रिमेनिंग कॉमन क्रेडिट,
कितना बचेगा? 50 में से 6 गया, 2.5 गया, कितना बचा बताओ? करो करो मैडम, बताओ फटाफट कितना बचा? हाँ कितना बचा? 42.5, ठीक है 42.5 ये मेरा बचा। अगेन ये बैलेंसिंग आ गया 42.5, ठीक है ओके। अच्छा लेकिन एक चीज़ याद रहे, ये ना कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये 5% क्या हमेशा लेस करना है पर्सनल के नाम पर? नहीं करना है, हमेशा नहीं लेस करना है। ये E/F तो हमेशा करना है, जो ऊपर का वो सब भी हमेशा करना है, लेकिन ये 5% जो है हमेशा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन का इंटेंशन देखना है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी इतना लिखा है ना कि थोड़ा बहुत पर्सनल के लिए यूज़ हुआ था, क्वेश्चन में अगर परसेंट लिखा है तो वो तेल लेने गया। क्वेश्चन में कभी लिख देते कंफ्यूज करने के लिए कि 20% पर्सनल के लिए यूज़ हुआ, ये ऐसा नहीं होता है। कॉमन वाले में कितना पर्सनल का यूज़ हुआ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पर्सनल के लिए यूज़ हुआ है यानी कि नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है और कॉमन में इंक्लूडेड है तो स्ट्रेट अवे 5% हटा देना है। अगर पूरे क्वेश्चन में किधर भी मेंशन नहीं है कि कुछ पर्सनल के लिए यूज़ हुआ था तो फिर आपको एजम्पशन नहीं डालना है कि यूज़ हुआ ही होगा, तो आपको ये 5% का हिसाब किताब यहाँ पे नहीं करना है। ऑल्टरनेटिवली अगर आप चाहो तो हमेशा भी कर सकते हो विद अ नोट और विद अ फुट नोट वी हैव अज्यूम्ड कि 5% वॉज पर्सनल एंड हमने उसको हटा दिया। बाकी अब ICI के सोल्यूशन के हिसाब से तो सिंपल फंड है, नहीं दिया हो पर्सनल तो मत कंसिडर करो। सॉरी 41.5 तो पहले गलत क्यों बताया मुझे? मैं इतना भरोसा करता हूँ यार तुम लोग पे। तो के बाद 41.5। अच्छा अब ये 41.5 क्या हो गया? दिस इज एलिजिबल ITC एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस एंड टैक्सेबल सप्लाई, है ना, ये एलिजिबल हो गया। तो ये दो तो क्या थे बाय डिफॉल्ट इनएलिजिबल थे, हट गए यहाँ से। अच्छा ये जो इनएलिजिबल थे ना उनको हमको रिवर्स करना पड़ता है। रिवर्स क्यों करना पड़ता है? याद है ऊपर क्या बात किया था? यहाँ देखो ऊपर क्या बात किया था, 100 में से अपने 20 तो हटा दिया था और 80 एक बार के लिए इस क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया था, तो वापस डेबिट कर दे। अब देखो आप वापस डेबिट करो तो आपका ITC कम होगा और डेबिट नहीं करते हो तो आप क्या करो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं इनएलिजिबल। अब बात करते हैं एलिजिबल। तो टोटल एलिजिबल क्या क्या हुआ इसमें? एक तो ये जो प्योर था एकदम, तो ये 30 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये जो यहाँ से बच गया जो साफ होके साफ सुथरा नहा धो के आया 41.5, कितना हो गया 51, 71.5 का क्रेडिट मुझे इस महीने मिलेगा। समझा कि नहीं? कुछ डिफ़िकल्ट? नो डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं वो देखते हैं ये C1, D1, T1, T4 ये सब से हो जाते हैं कंफ्यूज। आई अगेन रिपीट, ये T1, T2, T4 ये सब का कोई याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आपको स्ट्रेट अवे अपना सम करना है। और ये टेबुलर फॉर्म में है, जब हम सम करेंगे तो हम चेक करेंगे। अब आप इसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। एग्जाम्पल 100 रुपया लिखा, लेस नॉन टैक्सेबल, लेस इतना, कितना बच गया 80, उसमें से लेस कर दो टैक्सेबल वाला कितना बच गया 50 कॉमन क्रेडिट, उसमें से आप ये 2-3 लेस कर दो, जो बच गया कॉमन क्रेडिट जो मिल सकता है, प्लस जो ऊपर लेस किया था 30 रुपया ऐड कर दो, आपका आ गया क्रेडिट। तो ये सिंपल सा मैथमेटिकली चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इस पूरे टेबल में कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो हमको समझना ज़रूरी है। ये जो मैंने कहा ना एग्जेम्प्ट डिवाइड बाय फुल टर्नओवर, ये समझना ज़रूरी है। अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और है, हम एग्जेम्प्ट का मतलब यहाँ समझेंगे जो कि थोड़ा सा वेरी करता है किसी और चैप्टर के मुकाबले, वो हम यहाँ पे समझेंगे। दूसरा ये देखो, ये मैंने क्या बात किया कि हम लोग को हर महीने ये करना है। जब हर महीने करना है, सपोज करो मैंने ये सारा कारनामा अप्रैल मंथ के लिए किया, सेम कारनामा मई के लिए भी करूँगा, सेम जून के लिए भी जुलाई सेम करूँगा, इस तरह से साल के अंत में मैं पूरे साल का एक बार दोबारा करके चेक करूँगा
और चेक करूँगा कि जो मैं हर बार ये रिवर्स कर रहा था ना, आईटीसी जो हर बार रिवर्स कर रहा था, ये रिवर्सल कम या ज़्यादा तो नहीं किया। अगर मैंने कम रिवर्सल किया है, जितना करना चाहिए था उससे कम रिवर्स किया, यानी कि ज़्यादा क्रेडिट क्लेम कर लिया है, तो अब मेरे को एक साथ में रिवर्स करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा रिवर्स? फाइनेंशियल ईयर सपोज करना मेरा चल रहा है 20-21, हर महीने ये सब कर रहा हूँ। 20-21 जैसे ही खत्म होगा, देखो सिंपल फंडा, यहाँ घटना होने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ साल के एंड में चेक करना है, मतलब साल खत्म होने के बाद ही चेक करोगे ना। तो ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का 20-21 का आपको अगले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में चेक कर लेना है कि एक साथ अगर मैं फिगर कंसोलिडेट करता हूँ तो क्या मैंने सही रिवर्स किया है। अगर वो रिवर्सल जो किया है वो सही था, तब तो कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो रिवर्सल सही नहीं था, इन शॉर्ट अगर मैंने कम रिवर्स किया है यानी ज़्यादा क्लेम कर लिया है, तो अब उस क्लेम को हटा दे, रिवर्स कर दे। लेकिन तूने पहले नहीं किया ना, पहले कम रिवर्स किया, अब रिवर्स कर रहा है, साथ में सज़ा मिलेगी, 18% का ब्याज भी भरेगा। ये ब्याज कहाँ से भरेगा? जहाँ से क्लेम किया वहाँ से नहीं, ये ब्याज भरेगा इस नए साल के 1 अप्रैल की डेट से। क्योंकि जब आपको हिसाब ही साल खत्म होने के बाद करना है तो डिपार्टमेंट आपसे पहले कैसे ब्याज मांग सकता है? सिंपल। कब तक कर देना है ये सारा कांड खत्म? पिछले साल का कांड खत्म करना है इस अगले साल के 30 सितंबर के रिटर्न के पहले तक। ठीक है, 30 सितंबर तक काम खत्म कर देना है। ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकती है कि शायद मैंने जब हर महीने रिवर्स कर रहा था तो ज़्यादा रिवर्स कर दिया, मेरा घाटा हो गया। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला, कोई बात नहीं बेटा, अब क्लेम कर ले क्रेडिट। सिंपल। तो ये अभी फिर आगे लिखा हुआ मिल जाएगा। ये एक दिक्कत थी जो सॉल्व कर दी। दूसरी दिक्कत क्या है, ये ई मतलब क्या है, एग्जेम्प्ट मतलब क्या? तो यहाँ देखो, उधर आते हैं। अच्छा, ये आपको पता भी होगा, मैं दोबारा बता भी दे रहा हूँ। जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, आप ये पूरा आईटीसी का, ये सी, एस और यू या फिर आईजीएसटी का अलग अलग करते हो। ठीक है, हमने कंबाइंड समझा है समझने के लिए, बट ऑफ कोर्स अलग अलग ही करोगे कि कितना सी, कितना आई और कितना एस। ये देखो यहाँ पे लिखा है सबमिशन D1 प्लस D2, मतलब किसकी बात कर रहा है ये? देखो इसको पढ़ना कैसे, इन दोनों की बात कर रहा है, इन दोनों की। ठीक है, तो इन दोनों की क्या बात कर रहा है? फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर बाय टेकिंग एग्जेम्प्टेड टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, इफ दिस अमाउंट इज मोर देन अमाउंट ऑलरेडी रिवर्स्ड एवरी मंथ, डिफरेंस अमाउंट क्या करोगे? अब रिवर्स कर दोगे अगले साल के सितंबर तक, लेकिन कितने? साथ में 18% ब्याज। और ब्याज कहाँ से देना है? फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग ईयर, मतलब नए साल के 1 अप्रैल से जब तक रिवर्स करोगे तब तक। बट अगर लेस है तो भाई आपको क्लेम कम किया था, वापस क्लेम कर लो, क्या दिक्कत है? ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जान है ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज का मतलब समझना। एग्जेम्प्ट सप्लाई म्हणजे क्या? सबसे पहला तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड्स क्या? रिवर्स चार्ज सप्लाईज एंड ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। हम दोनों को भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में काउंट कर रहे हैं। काउंट करने का मतलब यहाँ पे सिंपल फंड है, वो जो E/F में जो E है उसमें वो ऐड हो जाएगा। देखो रिवर्स चार्ज सप्लाई ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखो मैंने यहाँ लिखा है, अपना RCM सेल की बात हो रही है यहाँ पे। अपना RCM सेल का मतलब क्या होगा? मैं माल बेच रहा हूँ लेकिन मेरे को टैक्स भरने आ ही नहीं रहा है, सामने वाला बंदा खुद ही टैक्स भर रहा है। रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट टैक्स भर रहा है, तो मेरे लिए इस तरह का टर्नओवर क्या हो जाएगा? इस सेक्शन के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लिटरली इस मीनिंग में मत चले जाना, मैं सिर्फ इस सेक्शन की प्रोविजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो वो। दूसरा, जो मैं सिक्योरिटीज़ में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मैं शेयर्स वगैरह परचेज कर रहा हूँ, डिबेंचर्स वगैरह परचेज कर रहा हूँ, जो वो सिक्योरिटी में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ना, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में, यानी कि ई में ऐड हो जाएगा इन शॉर्ट। ठीक है, ये तो हुआ इंक्लूड। क्या क्या होगा? अब कुछ चीज़ें हैं ना जो हमको एग्जेम्प्ट लगती हैं और जो एग्जेम्प्ट है मगर डिपार्टमेंट ने बोला हम उसको एक्सक्लूड करते हैं, हमको इस सेक्शन में वो नहीं चाहिए, मतलब हम नहीं चाहते कि तुम उस पर कुछ लेस करो। क्या है? देखो सबसे पहला एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। बस एक बार इतना ही समझो, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 उनको हम एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं मानेंगे, इसका मतलब समझो।
थोड़ा कनेक्ट करने का ट्राई करो। शेड्यूल 3 में क्या है, पूरा लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट है, जो जो जीएसटी के दायरे के बाहर है, जहाँ पे हमने सीखा था कि जो भी शेड्यूल 3 के दी हुई सर्विसेज या गुड्स को सप्लाई करेगा, दैट वुड बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। याद आ रहा है कैसा कुछ जीवन में हुआ था? हाँ, तो वो सब एग्जेम्प्ट है, सब नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या बोल दिया, अगर आप ऐसा कोई सर्विस दे रहे हो ना, तो हम उसको इस सेक्शन के लिए एग्जेम्प्ट में काउंट नहीं करेंगे, मतलब ई में आपको उसमें ऐड नहीं करना है। देखो मन की भावनाएं क्या बोलती है, ये तो एग्जेम्प्ट है, ये तो ऐड कर देते हैं। तुम्हारे हिसाब से भावना चलती है क्या लॉ मेकर्स की? नहीं चलती है। और ध्यान से देखो, तुम्हारा फायदा है एग्जेम्प्ट उसको नहीं मान रहे इसके सेक्शन के लिए, तो अगर एग्जेम्प्ट मान लेंगे तो तुम्हारा ई बड़ा हो जाएगा। अगर ई बड़ा हो गया तो ज़्यादा प्रपोर्शन रिवर्स करना पड़ जाएगा, है ना। तो डिपार्टमेंट समझता है तुम्हारे दर्द को। डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि बॉस वो ई हम चाहते हैं छोटा ही रहे, और वो जो एग्जेम्पशन की लिस्ट है शेड्यूल 3 वो बहुत बड़ी है। बोला अगर तुमने उसको भी ऐड करने लगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा। तो क्या बोला, उसको हम ऐड नहीं करते, वो तुम्हारा वाजिब है, रखो, उसका आईडी से हम रिवर्स नहीं कर रहे। लेकिन शेड्यूल 3 में सब कुछ एक्सक्लूड कर दिया सिवाय एक चीज के, क्या? एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग व्हेन एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन। ये जब हम सीखते थे सेम वही पूरी लाइन है पूरी की पूरी। यानी अच्छा याद करो, शेड्यूल 3 में कवर क्या होता था? जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो कवर क्या होता था वहाँ पे? एक प्रमोटर उस तरह की बिल्डिंग जहाँ पे वो सेल कब कर रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद, सीसी के बाद या ओसी के बाद अगर सेल कर रहा है तो नेगेटिव लिस्ट में था। अगर वो उसके पहले सेल कर रहा है तब तो वो नेगेटिव लिस्ट में था ही नहीं, शेड्यूल 3 में था ही नहीं। आई अगेन रिपीट, शेड्यूल 3 में क्या था? सिर्फ वो सेल जो ओसी या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्ली, यानी कि सपोज करो ओसी की बात करते हैं, अगर वो ओसी आने के बाद बिल्डर बेच रहा था तब हम कहते थे यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर वो ओसी आने के पहले बेच रहा है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज मान के उस पर जीएसटी वैसे भी लगा देते थे। तो शेड्यूल 3 में क्या कवर था? शेड्यूल 3 में सिर्फ वही कवर था जो एग्जेम्प्ट था, जो नेगेटिव में था, यानी कि ओसी के बाद का। तो इसने क्या बोल दिया कि हम एग्जेम्प्ट यानी कि ई के अंदर शेड्यूल 3 का एक भी पार्ट कवर नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो वाला पार्ट है जो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग था, अब उसमें कौन सा लैंड एंड बिल्डिंग था? वही था जो ओसी के बाद का था। बोले हम उसको यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं कर रहे, मतलब वो ई का पार्ट बनेगा। ठीक है। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर अगर ओसी के पहले बेच रहे तो, अरे ओसी के पहले बेच रहे तो वो तो वैसे भी एग्जेम्प्ट नहीं है, तो वो तो ई का पार्ट चाह के भी नहीं बन सकता, वो तो टैक्सेबल सप्लाई है ना। दिमाग खुला रखना। समझा है कि रिपीट करूँ पूरी कहानी वापस? समझ गया? ओके। तो ध्यान रहे, ये थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट था जो हमने कवर कर लिया। अच्छा, लेकिन है ना, अब यहाँ पे भी डिपार्टमेंट ने कुछ और क्लैरिफाई कर दिया कि हम लोग सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कवर तो करेंगे, मतलब हम चाहते हैं कि वो एग्जेम्प्ट के अंदर घुस जाए, ई के अंदर घुस जाए, लेकिन तुम्हारे मन का वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग बोल रहे हैं हमको वही वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है, बगा, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई इन इज्जत ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तुम लैंड कितने में बेच रहे हो, बिल्डिंग कितने में बेच रहे हो, लॉ मेकर्स को तब बुरा फर्क पड़ता है। क्या बोला? उसका स्टैम्प ड्यूटी कितना है उसको ई में ऐड कर दे, कितने बचत के लेने गया। यहाँ पे वो इनकम टैक्स वाला फंडा नहीं है, विच एवर इज हायर, वो सब कुछ नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है ले ले। और क्या बात थी? सिक्योरिटी की बात थी। उन्होंने क्या बोल दिया, जो सिक्योरिटी ना, सिक्योरिटी उसको भी लोग ई में ऐड कर, देखो ऊपर लिखा था कि हम उसको भी ई में ऐड करेंगे। तो सपोज करो तुमने शेयर्स या तुमने को सिक्योरिटी बेचा 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख पूरा ई में ऐड मत करना बेवकूफ़ लोग। क्या बोला डिपार्टमेंट? 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी। अगर 10 लाख का बेचा तो 1% कितना होता है? 10,000 रुपये। सिर्फ वही ई का पार्ट बनेगा, पूरा 10 लाख ई का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे था कंप्लीटली इस चीज़ के बारे में। अच्छा, ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1 जो एग्जाम में नहीं लेना है। और क्या नहीं लेना है? पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं।
कलर कलर खेलते हैं। सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस where the consideration is interest or discount and the same are provided by persons other than banking company, financial institution including NBFC। तो ये क्या इंटरेस्ट ऑन लार्ड की बात कर रहा है। जिसने ये लार्ड नहीं समझ रहा है उसने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो देख लो तुरंत समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लार्ड भी क्या बोलता है, उसको भी हम लोग एग्जेम्प्ट पे नहीं काउंट करेंगे। लेकिन कब नहीं काउंट करेंगे, वापस देखो, एक्सेप्ट क्या है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट या लार्ड जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कंसिडरेशन क्या है बदले में, वो ये इंटरेस्ट है या डिस्काउंट है। और ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, एक ऐसा पर्सन ये सर्विस दे रहा है जो अदर देन बैंकिंग कंपनी में इंक्लूडेड है। इसका मतलब अगर यहाँ पे बैंकिंग कंपनी है तब तो होगा, लेकिन सपोज करो मैंने अपने किसी फ्रेंड से लिया है, वहाँ पे हमने ये सर्विस एक्सचेंज की है, तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लार्ड है वो एग्जेम्प्ट में काउंट नहीं होगा और एग्जेम्प्ट में इंक्लूड नहीं होगा, एग्जेम्प्ट से हट जाएगा, ई में ऐड नहीं होगा। एक और चीज़ है जो ऐड नहीं होगी, उसके बाद आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आउटबाउंड ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल। अब ये इतना लाइन पढ़ के समझ नहीं आता तो मैंने बाजू में लिखा है अच्छी से प्यार मोहब्बत से। क्या होता है इसका मतलब, value of supply of services by way of transportation of goods by a vessel from the customs station of clearance in India to a place outside India। हम क्या कर रहे हैं, कस्टम स्टेशन का जो इनलैंड प्लेस है ना, हम यहाँ से उसको बाहर भेज रहे हैं कुछ चीज़ को, और उसका वो खर्चा है, उसका वो ट्रांसपोर्टेशन है उस गुड्स का, तो वो खर्चे के लिए क्या बोल दिया, उसको भी हम लोग ई में हटा रहे हैं, हमको ई में नहीं चाहिए वो। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज टोटल टर्नओवर एक्सक्लूड्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सब ये बोल रहा है। जो एग्रीगेट वैल्यू एग्जेम्प्ट सप्लाई का, उसमें ये टैक्स वैक्स मत ऐड करना बाबा, मत ऐड करना। बाकी जगह हम सिर्फ ये सीखते थे कि उसमें जीएसटी लॉस के टैक्स मत ऐड करना। यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी टैक्स ऐड मत करना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी नहीं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी नहीं, सेल्स टैक्स भी नहीं, वैट कुछ भी ऐड मत करना। हमने बाकी जगह इनफैक्ट इवन इन चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने क्या सीखा था कि हम लोग को सारे चीज़ें वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करने सिवाय जीएसटी लॉ के टैक्सेस के। तो अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है बीच में वैट भी आए, सब ऐड करने हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपको कोई भी टैक्स ऐड नहीं करने एग्जेम्प्ट सप्लाई का निकालने के लिए। सर क्यों ऐड नहीं करने, अगेन डिपार्टमेंट भी नहीं चाहता तुम्हारा घाटा, वो चाहता है कि ई स्मॉल से स्मॉल ही रहे। ओके ये जो हमने पॉइंट सीखा ना अभी ये जो हमने ऊपर ये वाला पॉइंट सीखा, ये वाला पॉइंट, दिस इज ओनली फॉर केस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स के लिए नहीं है ये। ठीक है, उनके लिए अलग पॉइंट्स आएंगे, हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो हमने सब सारा सीखा ना, ये सारा चीज़ें सेम है, कॉमन है फॉर इनपुट, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, तीनों के लिए ये चीज़ कॉमन है। तो जब हम कैपिटल गुड्स वाला भी अपॉर्चनमेंट सीखेंगे क्रेडिट का, तब मैं दोबारा ऐसा पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने एक एनालिसिस भी लिखा है आप लोगों के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पॉइंट नंबर 1 का एनालिसिस जो मैं समझा चुका हूँ, दोबारा ही मैं यहाँ देख लो। क्या एनालिसिस, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, जो कवर्ड शेड्यूल 3 के अंदर है उसको हम लोग ई में ऐड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, भले ही वो एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन टैक्स जीएसटी के बाहर है। बट अगर ट्रांजेक्शन सेल ऑफ बिल्डिंग या लैंड से कनेक्टेड है जो जीएसटी पे चार्जेबल नहीं होते हैं, तो उसको हम एग्जाम्प्ट मान लेंगे और उस आईटीसी हम लोग रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो जो मैं समझा चुका हूँ, मैंने एक छोटी सी भाषा में वहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, सो दिस वॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स वाला पार्ट, जहाँ पे हम लोग सीख रहे थे अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट। अच्छा, अब एक क्या करते हैं, एक पार्ट बी भी देख लेते हैं। पार्ट डी में क्या है आपके लिए, कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे, क्योंकि अगेन वो थोड़ा हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए। हम लोग अभी पार्ट बी देख लेते हैं खाली। पार्ट बी में ना ऑप्शन है, स्पेशल प्रोविजन है
बैंकिंग कंपनी एंड एनबीएफसी को एक ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन दिया है? पहला ऑप्शन है कि वो अवेल करें प्रोपोर्शनेट आईटीसी को। प्रोपोर्शनेट आईटीसी क्या है? जो हम लोग यहाँ सीख रहे हैं ना पूरा, दिस इज रेगुलर ऑप्शन एज डिस्कस्ड इज एंटायर सेक्शन 17 हियर, दैट इज नेक्स्ट पेज। जो हम यहाँ डिस्कस किया ना हमने इस तरह से कैसे क्रेडिट क्लेम करना है, ये सब बैंक्स चाहे तो ये ऐसा भी कर सकती है, और ऐसा अगर नहीं करना तो इनके पास ऑप्शन 2 भी है। ऑप्शन 2 क्या है? अवेल 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। जितना भी आईटीसी एलिजिबल है ना, याद रहे एलिजिबल, इसका मतलब वो जो ब्लॉक वॉक है ना वो सब हटा दे। जितना एलिजिबल है सीधा उसका फ्लैट 50% आईटीसी ले लो, उनको टेंशन नहीं। कौन सा टेंशन नहीं? वो पहले बांटो, नॉन टैक्सेबल अलग, टैक्सेबल अलग, उसमें बांटो, पर्सनल का अलग करो, वो कॉमन क्रेडिट, और वो सब तुमको करने का ज़रूरत नहीं है। तुम ये ऑप्शन ले लो, तुम बच जाओगे। अच्छा, ये ऑप्शन क्या तुमको और मेरे को भी है क्या? नहीं। किसको है? सिर्फ बैंकिंग कंपनी एंड एनबीएफसी को है। सिर्फ 50% क्लेम कर रहे हैं तो 50% नेक्स्ट मंथ क्लेम करने का क्या? नहीं, रिमेनिंग 50% आईटीसी विल बी लैप्स्ड। 50% कर, 50% भूल जा, ऐश कर जिंदगी। क्या नेक्स्ट क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% shall not apply to the tax paid on supplies received from another administration with the same entity। ये डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा है। देखो फॉर एग्जांपल बैंक्स में क्या होता है, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को भी सर्विस देता है। तो अगर कोई ऐसा इनपुट है जिसपे एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को सर्विस दिया है, तो वो इनपुट का 50% नहीं करेंगे, वो 100% पूरा देंगे। हम बात कर रहे हैं जो बाहर से इनपुट ला रहे हो ना, उसका सिर्फ 50%। इसका मतलब अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूँ तो भी जो इंटरनल, क्या बोला मैंने, डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट, मतलब सेम रजिस्ट्रेशन पे 2 कंपनीज चल रही है या सेम पैन नंबर के डिफरेंट रजिस्ट्रेशन चल रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट। तो अगर एक आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच भाईंदर का, आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच मुलुंड का, उसको कोई सर्विस दे रहा है, तो वो जो आईटीसी आपस में एक्सचेंज हो रहा है सर्विसेज का, वो पूरा मिलेगा। 50% ऑप्शन लिए तो भी पूरा मिलेगा। आउटसाइडर से जो इनपुट ले रहे हैं ना, उसका 50% मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस वंस एक्सरसाइज्ड कैन नॉट बी विथड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। ऐसा नहीं कि बैंक अप्रैल में ऑप्शन ले लिया 50% वाला, मई में नहीं, मेरे को नहीं पसंद है, जून में, ऐसा नहीं। आप साल के बीच में कभी भी इस स्कीम में एंटर हो सकते हो कि मेरे को वो हिसाब किताब नहीं करना, मेरे बहुत सारे ब्रांच हैं, नहीं करना मेरे को हिसाब, मेरे को 50% का ऑप्शन चाहिए, ले लो हिसाब किताब, 50% का ऑप्शन लेने के बाद अब पूरे साल खत्म होने के मार्च तक ऑप्शन से बाहर नहीं निकल सकते। सर मार्च के बाद निकल सकते हैं क्या? नया साल चाहो तो निकल लो, लेकिन अगर वापस से अगर आपने अप्रैल के अंदर 50% वाला ऑप्शन ले लिया तो फिर वापस पूरे साल वही चलेगा। ठीक है, कभी भी निकल नहीं सकते, कभी भी घुस सकते हैं, घुसने के बाद दोबारा निकल नहीं सकते साल खत्म होने के पहले। अच्छा, एक चीज़ और देखो यहाँ पे, रिमेंबर क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दैट आर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस परचेज एंड आइटम्स मेंशन इन ब्लॉक क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड। सिंपल सी कहानी है, जो एकदम प्योर है, जो एक्सक्लूसिवली पर्सनल के लिए यूज़ किया था या नॉन बिजनेस के लिए था या वो ब्लॉक था, उसका कुछ नहीं मिलेगा, वो तो किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद का जो हिसाब था ना, वो कॉमन वॉमन का, वो सब करना नहीं पड़ेगा, 50% ले और कहानी खत्म कर। इसका मतलब जो ये मेरा एग्जांपल था ना, अगर मैं बैंक की, अगर ये बैंक होता तो देखो ये तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ये 80 बचता है ना, क्या बोला, सीधा 80 का 40 क्लेम कर ले, बाकी भूल जा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये पार्ट भी पहले नहीं कराया, क्योंकि ये पहले कराता तो ये समझता ही नहीं दर्द क्या है बैंक का। ठीक है, वी आर डन विद दिस पार्ट बी ऑल्सो। नेक्स्ट आएगा अपना पार्ट डी। पार्ट डी अब हम लोग फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छा, भी जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपको ये क्वेश्चन वाले सेशंस लाइव अटेंड करने हैं तो आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में गूगल फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट या आपको लिंक्स आ जाएंगे लेक्चर्स के, आप लेक्चर्स लाइव बैठ सकते हैं ओनली फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2021। ओके, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।